नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेस में। आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास के अंतर्गत कैबिनेट मिशन को पढ़ेंगे, जो कि 1946 में भारत में आता है। इसके कौन कौन प्रमुख सदस्य थे और इसके प्रमुख प्रावधान क्या थे। प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस क्या है, जो कि मुस्लिम लीग द्वारा मनाया जाता है, जिसमें बंगाल में, बिहार में कई जगह सांप्रदायिक हिंसा होती है, लगभग 5000 लोग मारे जाते हैं। इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करने वाले हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। समझते हैं कैबिनेट मिशन को। तो देखिए, उस समय ब्रिटिश में जो प्रधानमंत्री थे, नई सरकार बनी थी, क्लीमेंट एटली। कौन थे? क्लीमेंट एटली। इन्होंने 19 फरवरी 1946 को भारत में कैबिनेट मिशन भेजने की घोषणा की थी। कब की थी? 19 फरवरी को। याद रखना, कब की थी? 19 फरवरी को। 19 फरवरी को भेजने की घोषणा की गई। इसका उद्देश्य क्या था? क्यों भेजा जाएगा? इसलिए भेजा जाएगा क्योंकि ब्रिटिश अब चाहता था कि भारतवासियों को, भारत को जो सत्ता है, भारत का जो राज्य है, वो उन्हें सौंप दिया जाना चाहिए। इसीलिए इसकी योजना बनाने के लिए, उपाय ढूंढने के लिए ये मिशन कहाँ आएगा? भारत आएगा और भारत की जितनी पार्टियां हैं उन सभी से बातचीत करेगा। अब यहाँ आप सोच रहे होंगे कि अंग्रेज़ भारत छोड़ना क्यों चाहते थे, ऐसी क्या परिस्थितियाँ आ गई थी। तो देखिए, भारत में क्या था कि 1946 तक प्रत्येक व्यक्ति में राष्ट्रवाद की भावना बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। आपने नौसेना विद्रोह पढ़ा था, उसमें देखा था कि सेना जो है, नौसेना होती है, वो काफ़ी विद्रोह पे उतर आती है। बम्बई में काफ़ी ज़्यादा हिंसा होती है। इसी क्रम में ब्रिटिश को इतना भय भर जाता है कि कहीं अगर पूरी सेना ही विद्रोह पे आ गई तो हमारा यहाँ से नाम और निशान मिट जाएगा, एक भी अंग्रेज़ जीवित वापस नहीं जा पाएगा। दूसरा कारण ये था, एक तो राष्ट्रवाद पूरे देश में था, बच्चे बच्चे तक में अब ब्रिटिश के खिलाफ एक संघर्ष की भावना हो चुकी थी। दूसरा, आज़ाद हिंद फौज के जो सैनिक थे उन पर मुकदमा चल रहा था। इस सबसे भी क्या हुआ, देश के लोग काफ़ी गुस्से में थे। और तीसरा पॉइंट ये है कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो हुआ था उसमें ब्रिटिश को काफ़ी ज़्यादा हानि हुई, नुकसान। हालांकि वो युद्ध जीत गया, लेकिन उस पर आर्थिक दबाव बहुत ज़्यादा पड़ गया। अब उसकी इतनी हालत नहीं थी कि वो भारत को संभाल सके। उसकी स्थिति जो थी बहुत ज़्यादा डमाडोल हो चुकी थी ब्रिटेन की। साथ ही 1945 में ब्रिटेन में संसदीय चुनाव होते हैं, जिसमें पार्टी किसकी बनती है? लेबर पार्टी की सरकार जीतती है। कौन सी पार्टी जीतती है? लेबर पार्टी की सरकार। ठीक है। अब लेबर पार्टी की सरकार ने क्या कहा था चुनावों से पहले कि हम भारत को जल्द से जल्द सत्ता हस्तांतरण करने की कोशिश करेंगे। अब जब पार्टी बन गई तो जो विपक्षी पार्टियां थी उनका भी दबाव था इस पर, साथ ही अमेरिका वगैरह इन सब का भी दबाव था कि भारत को जल्द से जल्द सत्ता हस्तांतरण की जाए। इसी क्रम में जब घोषणा हो गई, उसके बाद घोषणा कब हुई थी? 19 फरवरी 1946 को, मतलब फरवरी में घोषणा हुई थी। और 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन इंडिया पहुँच जाता है दिल्ली में। ठीक है। कब पहुंचता है? 24 मार्च 1946 को। ये जो डेट है आपसे एग्ज़ाम में कई बार डायरेक्टली पूछ ली जाती है, इसलिए आप इसको याद रखना। अब हम समझ लेंगे कि कैबिनेट मिशन जब यहाँ पर आया तो इसके उद्देश्य क्या थे। तो उद्देश्य आपको पहले बताए मैंने, शांतिपूर्ण सत्ता हस्तांतरण करना। किसको? भारतीयों को। और यहाँ पर एक अंतरिम सरकार का गठन करवाना और संविधान सभा का निर्माण करना। अंतरिम सरकार का गठन इसलिए कराया जा रहा था क्योंकि संविधान सभा जब तक रहेगी तब तक ये सरकार कार्यभार देखेगी यहाँ पर इंडिया में। इस मिशन के सदस्य कौन कौन थे? जो इंडिया में कैबिनेट मिशन आया था उसके सदस्य कौन कौन थे? तो देखिए, सर पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। अब पैथिक लॉरेंस कौन थे? वो थे भारत सचिव। भारत सचिव कहाँ रहता था? इंग्लैंड में, जो कि ब्रिटिश सरकार का ही मंत्री होता था, सांसद होता था। तो भारत सचिव था पैथिक लॉरेंस इन सदस्यों के रूप में। स्टैफोर्ड क्रिप्स व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष था वो। और एवी अलेक्जेंडर ब्रिटिश की जो नौसेना थी उसका प्रमुख था। ये 3 सदस्य आए थे कैबिनेट मिशन में भारत में। ठीक है। इसको याद करने की एक ट्रिक है, वो है कैंपस। ठीक है, कैंपस को आप याद रखिए। CAM से हो गया कैबिनेट मिशन, और P से हो गया पैथिक लॉरेंस, A से हो गया एवी अलेक्जेंडर और S से हो गया स्टैफोर्ड क्रिप्स। ठीक है, इसको याद रखेंगे आप, 2-3 बार नाम को ध्यान में लाएंगे, आपको याद हो जाएंगे कैबिनेट मिशन के जितने भी सदस्य हैं उन सभी के नाम। जब कैबिनेट मिशन इंडिया में आया तो उसने बातचीत की मुस्लिम लीग एवं जो भी पार्टियां थीं इंडिया में, कांग्रेस। ठीक है, तो इनसे बातचीत की। आप अपने सलाह मशवरा कर लीजिए, क्या चाहते हैं, कैसे आप सत्ता हस्तांतरण चाहेंगे। तो देखिए, इन सब में क्या होता है कि कोई भी सहमति नहीं बन पाती है, मुस्लिम लीग में ना तो कांग्रेस में। अब कैबिनेट मिशन कहता है कि चलो आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है तो हम ही कुछ व्यवस्था करते हैं। फिर इन्होंने कुछ योजना रखी। वो योजना क्या है? उस योजना को इन्होंने मई 1946 में प्रकाशित किया, मतलब प्रस्तुत किया था। और इस योजना के प्रमुख प्रावधान क्या हैं उन्हें देख लेते हैं।
तो कैबिनेट मिशन योजना में क्या प्रमुख प्रावधान थे? तो देखिए, इसमें कहा गया था कि एक अखिल भारतीय परिसंघ की स्थापना की जाएगी। क्या की जाएगी? एक अखिल भारतीय परिसंघ स्थापित किया जाएगा। कई जगह आपको इसको संघ लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन वास्तव में ये परिसंघ था। ठीक है, हम इस डिटेल में नहीं जाएंगे कि संघ एवं परिसंघ में क्या अंतर है। तो देखिए, अखिल भारतीय परिसंघ में जो संघ बनेगा, ठीक है, जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी, केंद्र सरकार को इन्होंने केवल कौन कौन सी शक्तियाँ दी? विदेश, संचार एवं रक्षा। मतलब जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी इंडिया में आज़ादी के बाद, संविधान सभा के बाद, वो उसको क्या मिलेगा? केवल विदेश मामले, संचार संबंधी मामले और रक्षा मामले। बाकी जो शक्तियाँ होंगी वो सभी दे दी गई थी प्रांतों को। मतलब कहने का यहाँ पर ये है कि प्रांतों को शक्तिशाली बनाया गया था केंद्र से ज़्यादा। ठीक है, और जो देसी रियासतें थीं इनको एक वो दिया गया था, उपाय दिया गया था कि आप अगर संघ में शामिल होना चाहती हैं तो संघ में शामिल हो जाइए, नहीं तो आप स्वतंत्र भी रह सकते हैं। तो ये तो एक परिसंघ की बात की गई थी। साथ ही इसमें जो मुस्लिम लीग पाकिस्तान के निर्माण की मांग कर रहा था बहुत टाइम से, उसको इसमें डिनाई कर दिया। ठीक है, अस्वीकार कर दिया गया था। एवं भारत के जो प्रांत थे, ब्रिटिश प्रांत थे, इन सभी को कितने समूह में बांटा गया? 3 समूहों में। प्रांतों को 3 समूहों में विभाजित किया गया था। अब ये 3 समूह कौन से थे? क, समूह ख, समूह ग। ठीक है, समूह क की बात करें, पहले समूह की बात करें, तो उसमें जो राज्य थे वो थे मद्रास, बम्बई, मध्य प्रांत जिसे हम मध्य प्रदेश का रीजन कहते हैं, संयुक्त प्रांत ये उत्तर प्रदेश का रीजन आ जाता है, सारा उत्तराखंड वगैरह ये सारी चीज़ें, और बिहार, उड़ीसा। ठीक है, ये किस में आए थे? समूह क में। इसमें जो जनसंख्या थी उसमें हिंदू बहुसंख्यक लोग थे। कौन थे? हिंदू बहुसंख्यक। समूह क में हिंदू बहुसंख्यक थे, जबकि समूह ख और समूह ग ये जो 2 समूह थे इसलिए इसमें मुस्लिम बहुसंख्यक लोग थे। समूह ख की बात करें तो पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, ठीक है, जिसमें हमारा पेशावर साइड का ये एरिया आता है, और सिंध का एरिया, पंजाब वगैरह ये सारे, ये सब समूह ख में रखे गए। और समूह ग में रखा गया था बंगाल एवं असम का एरिया, मतलब पूर्वोत्तर का हमारा क्षेत्र। अब देखिए, यहाँ पर पाकिस्तान के निर्माण की बात को तो डिनाई कर दिया कैबिनेट मिशन ने, लेकिन यहाँ पर जो मुस्लिम लीग थी उसको यहाँ पाकिस्तान बनता हुआ दिख रहा था। कैसे दिख रहा था? क्योंकि देखिए, ये जो समूह खा है और समूह ग, इनमें क्या है? मुस्लिम बहुसंख्यक हैं और ये दोनों। ठीक है, और आगे इन समूह को जो संविधान बनेगा, इन समूह को अपना संविधान बनाने की भी आज़ादी थी। ठीक है, स्टेट का संविधान अलग होगा, ये सारी आज़ादी थी। तो ब्रिटेन को कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली रूप से यहाँ पर पाकिस्तान बनने का सपना था जो वो दिख रहा था। मतलब पाकिस्तान कुछ समय बाद हम बना लेंगे कैसे भी करके। ठीक है, तो ब्रिटिश जो मुस्लिम लीग होती है वो भी मान जाती है इस मिशन को। संविधान सभा का निर्माण की बात की गई थी इस कैबिनेट मिशन के प्रस्ताव में। तो जो सदस्यों का निर्वाचन होगा संविधान सभा में वो कैसे होगा? देखिए, जो प्रांतीय विधानसभाएं हैं, वर्तमान में जो चुनाव होकर जो प्रांतीय विधानसभाओं में सदस्य हैं, इन सदस्यों के द्वारा क्या होगा? निर्वाचन होगा, चुनाव किया जाएगा, और उस चुनाव के द्वारा संविधान निर्माण के लिए जो सदस्य चुने जाएंगे। ठीक है, चुनाव कैसे होगा? अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। और जो देसी रियासतें होंगी उनसे सदस्य आएंगे, वो मनोनीत होकर आएंगे। देसी रियासतें अपने सदस्यों को मनोनीत करके संविधान सभा में भेजेंगी। और प्रत्येक प्रांत से 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। अब ये बात याद रखने की है कि जो भी प्रांत थे, जितने भी आपने उसमें देखे थे समूह क, ख, ग, इनमें, तो इन प्रांतों में 10 लाख की आबादी पर एक प्रतिनिधि होगा। किसमें? संविधान सभा में जो बनाई जाएगी। और क्या प्रावधान थे कैबिनेट मिशन के? और इस प्रस्तावित संविधान सभा में कितने सदस्य होंगे? 389 सदस्य होंगे टोटल, जिनमें प्रांतों से 292 सदस्य। प्रांतों से कितने होंगे? 292। वहीं देसी रियासतों के सदस्यों की संख्या होगी 73। और मुख्य आयुक्तों के राज्यों की संख्या कितनी होगी? राज्यों से सदस्यों की संख्या कितनी होगी? 4। ठीक है, तो संविधान सभा में प्रांतों से 292 सदस्य और देसी रियासतों से 73 सदस्य और मुख्य आयुक्तों के राज्य से 4 सदस्य चुने जाएंगे। संविधान सभा में 3 प्रांतीय समूह, जो 3 प्रांतीय समूह थे, क, ख, ग, ये समूह बताए थे मैंने, ये सभी क्या करेंगे? इन सभी स्टेट के राज्य जो हैं ये सभी क्या करेंगे? समूह संघीय संविधान का निर्माण करेंगे। एक केंद्र सरकार के लिए एक संविधान बनाएंगे। ये तीनों समूह मिलकर, क, ख, ग मिलकर क्या बनाएंगे? एक केंद्र के लिए संविधान बनाएंगे। उसके बाद क्या करेंगे?
फिर ये लोग क्या करेंगे, प्रांतों के लिए संविधान बनाएंगे अपना, अलग अलग बैठक करके, ठीक है, अलग अलग बैठक करेंगे और प्रांतों के लिए संविधान बनाएंगे। मतलब केंद्र का पहले बनाएंगे, उसके बाद फिर प्रांतों का बनाएंगे अपना अलग अलग। उसके बाद क्या होगा, अगर कोई समूह चाहता है कि हम अपने लिए पूरे ग्रुप के लिए बनाना चाहते हैं एक संविधान, तो पूरा ग्रुप भी अपना एक संविधान बना लेगा, ठीक है। तो ये जो प्रावधान हैं, इन प्रावधानों में क्या था कि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान बनता हुआ नजर आ रहा था। साथ ही कैबिनेट मिशन में कहा गया कि सत्ता हस्तांतरण के बाद, मतलब हम आपको जब ये भारत की सत्ता सौंप देंगे भारतीयों को, उसके बाद जो भारतीय प्रांत हैं उनमें सर्वोच्च शक्ति ना तो इंग्लैंड के पास रहेगी ना भारत के पास। उन्हें अपने विवेक अनुसार अपने अस्तित्व का निर्णय करने का अधिकार दिया गया। मतलब प्रांत संघ में रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते, या स्वतंत्र भी रह सकते हैं। संविधान लागू होते ही देशी राज्यों से ब्रिटिश की जो सर्वोच्चता है वो समाप्त हो जाएगी और रियासतें भारतीय संघ से संधि करने के लिए स्वतंत्र होंगी। मतलब अगर वो भारतीय संघ में मिलकर रहना चाहती हैं, कोई भी रियासत है, देशी रियासत है राजा की, वो संघ में मिलकर रहना चाहती है तो रह सकती है। अगर वो कहती है कि हम स्वतंत्र रहेंगे, अपना राज्य करेंगे, तो वो भी, उसके लिए स्वतंत्रता थी। साथ ही इसमें एक प्रावधान ये था कि सभी दलों की सहायता से एक अंतरिम सरकार का गठन किया जाएगा। अंतरिम सरकार का गठन क्यों किया जाएगा? क्योंकि जब तक संविधान का निर्माण होगा, ठीक है, जब तक ये सारी प्रक्रियाएं चलेंगी, तब तक भारत में जो शासन व्यवस्था का कार्य है ये सभी कौन देखेगा? अंतरिम सरकार। और इसके सदस्य कौन होंगे? सभी भारतीय नेता, ठीक है। इसमें कोई भी ब्रिटिश वगैरह का हस्तक्षेप नहीं होगा। और इसके 14 सदस्य बनाए गए थे। मतलब इस अंतरिम सरकार में 14 सदस्य होंगे, जिसमें कांग्रेस के 6, मुस्लिम लीग के 5 और सिख, ईसाई और पारसी के 3, ठीक है। इन अल्पसंख्यकों की सीटों की संख्या कितनी थी? 3, मुस्लिम की 5 और कांग्रेस की 6। जुलाई 1946 में, अब ये संविधान सभा के जो आपने प्रावधान देखे, इसके लिए चुनाव होते हैं, ठीक है। चुनाव कैसे होते हैं? प्रांतों के द्वारा, जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा चुनाव होंगे। तो जुलाई 1946 में इसके लिए संविधान सभा के लिए चुनाव होते हैं। इन चुनावों में कांग्रेस 208 सीटें जीतती है, वहीं मुस्लिम लीग 73 सीटें, ठीक है। मुस्लिम लीग कितनी जीतती है? 73 सीटें। कांग्रेस जीती है 208 सीटें। अब चुनावों में जिन्ना जो थे वो 73 सीटों से खुश नहीं थे। वो कह रहे ये तो बहुत ज़्यादा कम है, पूरी टोटल जो संख्या है संविधान सभा के सदस्यों की, ठीक है, उसका 25% भी नहीं है ये तो। इसलिए इन्होंने क्या कहा? कैबिनेट मिशन को अस्वीकार कर दिया और कहा कि प्रत्यक्ष कार्रवाई करेंगे। किसके लिए? पाकिस्तान के निर्माण के लिए। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ठीक है, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाएंगे। डायरेक्ट एक्शन डे, जिसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्शन डे भी कहते हैं। कई जगह आपको ये सीधी कार्यवाही दिवस भी लिखा मिलेगा। और इसके लिए डेट भी डिसाइड की गई थी, 16 अगस्त 1946। 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस मनाया गया। इस दौरान क्या हुआ कि देश भर में बहुत ज़्यादा हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक दंगे हुए थे। इन दंगों में लगभग 5000 लोग मारे गए थे। 5000 लोग, ये बहुत बड़ी संख्या होती है। अगर हम बात करें सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन से क्षेत्र रहे थे, तो वो था नोआखली, ठीक है। नोआखली बंगाल में पड़ता है और उसके बाद बिहार, ठीक है, बिहार और नोआखली ये सबसे ज़्यादा प्रभावित, सबसे ज़्यादा यहाँ पर हत्याएं और सबसे ज़्यादा गलत कार्य यहाँ पर हुए थे इन सारे एरियाज़ में। इसी क्रम में नोआखली में महात्मा गांधी जाते हैं वहाँ स्थिति संभालने के लिए, क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा दंगे हो चुके थे। और इसी क्रम में माउंटबेटन गांधी जी को क्या कहते हैं? वन मैन बाउंड्री फोर्स। वन मैन बाउंड्री फोर्स, गांधी जी को किसने कहा था वन मैन बाउंड्री फोर्स? लॉर्ड माउंटबेटन ने, ठीक है। अब देखिए संविधान सभा के जब चुनाव हो जाते हैं उसके पश्चात क्या होता है? अंतरिम सरकार के गठन का प्रावधान था कैबिनेट मिशन के प्रावधानों के अंतर्गत। तो अंतरिम सरकार का गठन होता है 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में, ठीक है। कब होता है? 24 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में अंतरिम सरकार का गठन होता है। किंतु जब ये अंतरिम सरकार का गठन हो रहा था, इसमें मुस्लिम लीग ने भाग नहीं लिया। मतलब इस सरकार से मुस्लिम लीग भाग नहीं ले रही थी, इससे अलग रही थी। साथ ही उसके बाद 26 अक्टूबर 1946 को, देखिए अगस्त के बाद अब महीना कौन सा आता है? सितंबर, अक्टूबर। तो 26 अक्टूबर 1946 को लॉर्ड वेवेल थे वायसराय, उन्होंने प्रयास किया और उनके प्रयासों से जब मुस्लिम लीग को समझाया बुझाया जाए कि आप अंतरिम सरकार में शामिल हो जाइए,
तो मुस्लिम लीग भी शामिल हो जाती है। कब शामिल हो जाती है? अक्टूबर 1946 में लॉर्ड वेवेल के प्रयासों से। अब देखिए अंतरिम सरकार में सदस्य कौन कौन थे, तो मैं थोड़ा इसको जूम कर लेता हूं। देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू ये अध्यक्ष थे और कार्यकारी परिषद के उपाध्यक्ष और विदेश विभाग, ठीक है, इनके पास में था। राष्ट्रमंडल से संबंधित जो मामले थे वो किसके पास थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास में। वल्लभ भाई पटेल के पास में गृह विभाग, सूचना विभाग एवं प्रसारण, ठीक है, गृह एवं सूचना प्रसारण मंत्रालय किसके पास में था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास में। बलदेव सिंह जो थे उनके पास में रक्षा विभाग था। रक्षा विभाग किसके पास में था? बलदेव सिंह के पास में। कई बार ये पूछ लिया गया है एग्जाम में कि अंतरिम सरकार के अंतर्गत रक्षा विभाग का दायित्व किसके ऊपर था? तो बलदेव सिंह के ऊपर। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं कि रक्षा कौन कर सकता है? जिसके अंदर बल होगा, ताकत होगी, तो बलदेव सिंह, ठीक है। डॉक्टर जॉन के पास में क्या था? उद्योग एवं आपूर्ति मंत्रालय। सी राजगोपालाचारी थे, वो शिक्षा मंत्रालय संभाल रहे थे। वहीं CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्रालय। राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं हमारे खाद्य एवं कृषि विभाग को संभाला इन्होंने। और आसफ अली इन्होंने रेलवे को संभाला, ठीक है। अब देखिए आसफ अली ने क्या संभाला था? रेलवे। और जगजीवन राम इन्होंने श्रम मंत्रालय को संभाला था, जगजीवन राम ने। अब ये जो हैं ये सारे मुस्लिम लीग के सदस्य हैं। इनमें हैं हम आपके लियाकत अली, इन्होंने वित्त विभाग संभाला था। TT चुंदरीगर इन्होंने वाणिज्य विभाग। और वहीं अब्दुल रव नस्तर इन्होंने संचार विभाग को संभाला। गजनफर अली खान ये स्वास्थ्य डिपार्टमेंट से जुड़े थे। और जोगेंद्र नाथ मंडल इनको विधि विभाग मिला था। तो आपने अंतरिम सरकार के सभी सदस्यों के बारे में जान लिया। इस प्रकार हमने कैबिनेट मिशन को जान लिया, उसके उद्देश्य क्या थे, क्या प्रमुख प्रावधान थे और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस क्या है, इन सभी के बारे में हमने डिटेल से चर्चा कर ली है। मुझे आशा है कि आप सभी ने इन जो पॉइंट्स को है नोट डाउन कर लिया होगा। अगर आपने नोट डाउन नहीं किया है तो दोबारा से वीडियो देखकर प्लीज़ नोट डाउन कर लें, क्योंकि कुछ समय बाद आप भूल जाओगे और आपको फिर से वीडियोस देखने पड़ेंगे। इसलिए एक बार पढ़ें किसी भी चीज़ को और इस तरीके से पढ़ें कि दोबारा वीडियोस ना देखने पड़ें। आप भूलते भी हैं तो कॉपी खोलकर उसको देख सकते हैं। इसके बाद मैं आपसे मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक के लिए आपसे एक सवाल है जिसे आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैबिनेट मिशन भारत में कब आया था, मतलब किस तारीख को कैबिनेट मिशन भारत में आया था। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आप लोग कितना ध्यान से वीडियोस देख रहे हैं। और मैं मिलता हूं आपसे एक अगली वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। धन्यवाद।